नमस्कार गाइस, वेलकम टू द उपासना आईएएस अकेडमी। माई सेल्फ उपासना सरीन। गाइस, आज हम 4 जुलाई 2020 के द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल को डिस्कस करेंगे और ये एडिटोरियल हम लोगों के जीएस सेकेंड आईआर के पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि सबसे पहली बात तो कल ही जजमेंट आया है और वो जजमेंट क्या है, क्या एस्पेक्ट है, उसके बारे में हम देखेंगे। बट उससे पहले हम एडिटोरियल देखते हैं। एडिटोरियल है लेसन फॉर इंडिया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट को ये पता होना चाहिए कि लेसन फॉर इंडिया का क्यों लिखने का पर्पस है। तो लेसन फॉर इंडिया का मतलब है कि द एडिटोरियल वांट टू टॉक अबाउट द डिप्लोमेटिक एंड पॉलिटिकल थिंग्स व्हाट द इंडिया गेट एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ डिप्लोमेटिक एंड पॉलिटिकल रिलेशन विद रिस्पेक्ट टू द केस। क्या? ऑन इटालियन मैरिन केस। इस केस को कहा जाता है एनरिका लेक्सी केस। ओके, सो हमारे जो मेंस का पेपर है, मेंस के पेपर में क्वेश्चन आ सकता है व्हाट डू यू मीन बाय द एनरिका लेक्सी केस। अगर आप लोग सुन रहे हैं तो प्लीज इसे अपनी द हिंदू की कॉपी में साथ साथ लिखते हुए भी चलिए और आप लोग इस एडिटोरियल को देखने के बाद अपने आप इस आंसर राइटिंग को भी करिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन लिख सकते हैं व्हाट डू यू मीन बाय एनरिका लेक्सी केस एंड गिव योर argument with respect to the judgment of permanent court of arbitration. Okay, so 150 words. This question you can write in a 150 words. Okay, so this is the main question. So guys, proceed करने से पहले मैं एक दो चीजें बोलूंगी कि एक तो सबसे पहले जो भी आप एडिटोरियल लिख रहे हैं, जस्ट ट्राई टू पिक आउट द क्रक्स ऑफ द एडिटोरियल। क्योंकि अगर आप क्रक्स निकालेंगे ना तो आप सीधा उसे आंसर राइटिंग में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मेक द जेन्युइन आंसर राइटिंग। और दूसरा आपके लिए बेनिफिट ये रहेगा कि आपका एक कॉन्सेप्ट एनालिसिस बनता हुआ चलेगा, कि दोनों बेनिफिट्स आपके होंगे। ठीक है, अच्छा, दूसरी बात क्या है कि इतना सारे एडिटोरियल्स होते हैं तो सारे एडिटोरियल्स याद रखना बच्चे के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो आप ऐसा करिए, वीक में डिवाइड कर लीजिए कि इस वीक में हमने इतने एडिटोरियल करे हैं और उस एडिटोरियल का डेली आंसर राइटिंग करिए। तो आंसर राइटिंग करने से ऑटोमेटिकली आप यूज टू हो जाएंगे। एक महीने का खेल है, एक महीने के बाद आप यूज टू हो जाएंगे, फिर आपको ये सब चीज़ें आसान लगने लगेंगी। ठीक है, तो स्टार्टिंग में लगता है कि वही कैसे इम्प्लीमेंट करना है, क्योंकि देखो न्यूज़पेपर पढ़ना, न्यूज़पेपर को इम्प्लीमेंट करना दो अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, सो आई होप you have written that question, mains question. Okay, so first we have to discuss in this video about the Enrica Lexie case. Okay, and what do you mean by the PCA, the Permanent Court of Arbitration, as well as what is the judgment which came yesterday. Okay, so these three things we will discuss in this lecture. Okay, so first of all, what is the Enrica Lexie case? Guys, Enrica Lexie case को बताने से पहले आपको थोड़ा सा बेस पता होना चाहिए। बेस क्या है कि गाइस, कोई भी कंट्री है, सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, चाहे आप अमेरिका ले लो, पाकिस्तान ले लो, कोई सी भी कंट्री है। ठीक है, कोई सी भी कंट्री है तो उस कंट्री की जो लैंड टेरिटरी है, लैंड टेरिटरी के आगे का जो 12 नॉटिकल माइल का एरिया होता है, दैट 12 नॉटिकल माइल एरिया, सी वाटर एरिया कम्स अंडर द टेरिटरी ऑफ दैट कंट्री। अब आप ये चीज समझ रहे हैं? ठीक है, तो ऑटोमेटिकली, और इसी के साथ साथ 12 नॉटिकल माइल का एरिया आपका कोस्टल एरिया, और टेरिटरी से ही जो आपका EEZ का एरिया है वो 240 किलोमीटर का एरिया होता है। तो ओवरऑल 240 किलोमीटर तक का एरिया लैंड टेरिटरी से सी तक, वो एरिया इंडिया का है। और उससे बाहर का जो एरिया आ जाता है, मान लो ये एरिया, इससे बाहर का जो एरिया आ जाता है वो एरिया आता है आपका इक्वल राइट ऑफ ऑल कंट्रीज, वो आपके इक्वल राइट्स में आता है। ठीक है, तो इसमें जितनी भी इंटरनेशनल कंट्री दे हैव द इक्वल राइट्स। अब होता क्या है, अब प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट होती है? बात है फरवरी 2012 की। फरवरी 2012 में एनरिका लेक्सी नाम का एक ऑयल टैंकर था। ये ऑयल टैंकर इटली का था। इस ऑयल टैंकर में 2 इटालियन ऑफिसर थे, मैरीन ऑफिसर थे। ठीक है, उन
एनरिका लेक्सी जा रहा था, ठीक है, उन मैरिन ऑफिसर्स ने देखा भाई, अब देखो जो केरला फिशर्समैन है वो अपनी टेरिटरी के अंदर ही फिशिंग कर रहे हैं। अब सी में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है, कोई बाउंड्री आप मेजरमेंट थोड़ी ना करो। अब वो जो नेवी ऑफिसर, वो जो ऑफिसर थे, इटालियन ऑफिसर थे, उन इटालियन ऑफिसर्स ने सोचा कि केरला फिशर्समैन जो है, मतलब ये लोग सी पायरेसी हैं, ये सी पायरेट हैं। तो उन नेवी इटालियन नेवी ऑफिसर्स ने जो केरला फिशर्समैन है उनको शूट कर दिया, मतलब किल कर दिया, मतलब मर्डर कर दिया, ठीक है। तो हमारे 2 केरला फिशरमैन है, उनका डेथ हो गया। और जो डैमेज हुआ, जो प्रॉपर्टी डैमेज, मतलब शिप गई, जो प्रॉपर्टी डैमेज हुआ वो एक अलग चीज है, ठीक है। तो ये हमारा 2012 का मुद्दा है। हाँ, केस समझ में आ गया अब आपको। हाँ, अब आगे बात करते हैं परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। अब इसका भी कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, फिर मुद्दे पर आते हैं। हाँ, तो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन जो है, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन एक तरह से इंटरनेशनल कोर्ट है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जजमेंट है, जिसका हेडक्वार्टर द हेग में है। अब ये द हेग कहाँ पर है? द हेग नीदरलैंड में है। और जो इस्टेब्लिशमेंट है, इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ 1899 में। 1899 में परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का इस्टेब्लिशमेंट हुआ। इस परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का मेन मतलब क्या है? देखिए गाइस, कोई भी 2 कंट्रीज हैं, हम अब एक सिंपल सी बात है, हमारी कंट्री में कोई भी डिस्प्यूट हो रहा है तो वही सिंपल सी बात है, हम अपनी कंट्री की सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हैं। ऐसे ही अदर कंट्रीज के साथ भी है। बट जब 2 कंट्रीज के बीच में डिस्प्यूट हो जाए तब आप कहाँ जाओगे? तब आप जाओगे इंटरनेशनल कोर्ट में। सेम इसी तरीके से सी के लॉ के लिए बना हुआ है परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, ठीक है। तो अब केस वहां पर गया, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में केस गया। अब केस जाने के बाद हुआ क्या कि भाई एक सिंपल सी बात है कि इन दोनों मुद्दों पे देखा जाएगा। इटली अपना मुद्दा रखेगी, इंडिया अपना मुद्दा रखेगी। और हाँ, इसको समझने से पहले एक चीज और समझ लीजिए कि परमानेंट कोर्ट ऑफ जो आर्बिट्रेशन है, इसके अंदर ये फैसिलिटेशन है कि अगर कोई 2 कंट्रीज हैं, उसमें से जो डेवलपिंग कंट्री है, अगर उसको कोई भी लॉस ऑफ प्रॉपर्टी होता है, लॉस ऑफ लाइफ होता है, या कॉन्स्पायरेसी के कारण किसी भी तरीके का लॉस होता है, तो उस लॉस का जो भरपाई है, दैट विल बी पेड बाय द अदर कंट्री, दैट विल बी पेड बाय द फाइनेंशियल असिस्टेंस। ये प्रोविजन है, ठीक है। अब आपको ये चीज समझ में आ गई। आपको एनरिका लेक्सी केस समझ में आ गया, आपको पीसीए समझ में आ गया। अब आते हैं जजमेंट पे। हाँ, जजमेंट बताने से पहले 2015 में हुआ क्या था कि क्रिसमस का टाइम था, 2015-16 की बात है, क्रिसमस का टाइम था। अब जो इटालियन ऑफिसर थे उनको क्रिसमस मनाने जाना था, उन्होंने केरला कोर्ट से, कोची कोर्ट से परमिशन लिया, ठीक है। अब परमिशन लिया तो उन्होंने कहा कि वी वांट टू सेलिब्रेट द क्रिसमस इन आवर लैंड। सरकार ने परमिशन दे दिया। अब परमिशन देने के बाद फिर जैसे ही क्रिसमस खत्म हुआ वो लोग वापस आ गए। मतलब जो ट्रायल है वो ट्रायल केरला कोर्ट में चल रहा है, ठीक है। अब आप एक चीज देखिए, यहाँ पर कंट्रीज का मुद्दा है, ठीक है। दूसरी चीज, अब जजमेंट जो आया है वो जजमेंट 2 तरीके से हम ले सकते हैं। पीसीए का जो जजमेंट है, एक तो इन द फेवर ऑफ इंडिया और अगेंस्ट ऑफ इंडिया। इंडिया के फेवर में क्या है और इंडिया के अगेंस्ट में क्या है। इंडिया के फेवर में जजमेंट ये आया है कि इंडिया के जो 2 केरला फिशरमैन का डेथ हुआ है, एक तो वो आता है वायलेशन ऑफ राइट के अंदर। भाई जो इटालियन ऑफिसर्स हैं, दे वायलेट द राइट, they violate the freedom, तो automatically they did the murder, तो it comes under the murder, it comes under conspiracy, और there shall be a loss of property, ठीक है। तो इंडिया के फेवर में ये आया है कि whatever the loss of India have been taken, that will be paid by the other party। तो इंडिया को compensation जो है वो मिलेगा। अब हम आते हैं दूसरे एस्पेक्ट पे, मतलब इंडिया के अगेंस्ट में क्या है। इंडिया के अगेंस्ट में जो पीसीए है उन्होंने जजमेंट दिया है कि भाई ये जो केस है
जो 2 इटालियन ऑफिसर्स हैं जिन्होंने किल किया है, वो इटालियन ऑफिसर का कोई इंडिविजुअल इंटेंशन नहीं है, दे प्लेड द रोल विद द बिहाफ ऑफ द स्टेट एक्टर। तो स्टेट के बिहाफ पे काम कर रहे हैं, दे डिड नॉट मर्डर। सो आप इंडिविजुअली उनके ऊपर केस कर रहे हो, सो इट शुड नॉट बी द राइट ऑफ इंडिया। एक्चुअली दे आर द स्टेट एक्टर्स, स्टेट के बिहाफ पे वो परफॉर्म किए हैं, तो ऑटोमेटिकली द केस इज थ्रोन आउट फ्रॉम द इंडिया, इंडिया के हाथों से केस चला गया, एंड द इटली पुल्ड बैक द केस। तो ये इंडिया के अगेंस्ट में, एंड इट इज बीइंग डिसअपॉइंटेड। ठीक है, तो एक तो फेवर हमें समझ में आ गया, द इंडिया विल बी बीइंग पेड द कॉम्पनसेशन, एंड द सेकंड अगेंस्ट में हमें समझ में आ गया कि जो केस है वो इंडिया के हाथों से चला गया है। तो अल्टीमेटली इन सारी बातों का जो एक फाइनल कंक्लूजन है, वी कैन से द इंडिया मस्ट लर्न समथिंग, द एक्सपीरियंस ऑफ डिप्लोमेसी एंड पॉलिटिकल रिलेशन इन द ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड। क्योंकि कोई भी केस होता है, कोई भी चीज़ होती है, तो कहीं ना कहीं वो आपके इंटरनेशनल रिलेशन में, 2 कंट्रीज़ के ट्रेड रिलेशन, 2 कंट्रीज़ के पॉलिटिकल इकोनॉमिक एस्पेक्ट कहीं ना कहीं उस पर इम्पैक्ट डालती है। सो दिस इज़ व्हाट this editorial is talking about, and this is how we have to approach the mains answer writing. And guys, you have to keep maintain your answer writing on the daily basis, so one day you will be get excel. Okay guys, thank you.